आप सुन रहे हैं 7.5 लेसन्स अबाउट द ब्रेन। लेखिका लीसा फेल्डमैन बैरेट। ये कहानी है आपके दिमाग की। लेकिन ये कोई सामान्य कहानी नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जो इस बात से शुरू होती है कि आपका दिमाग वो नहीं है जो आप सोचते हैं। आप शायद ये मानते होंगे कि दिमाग सोचने के लिए है, लेकिन सच इससे बिल्कुल उलट है। और इस उलटफेर को समझने के लिए हमें बहुत पीछे, करीब 50 करोड़ साल पहले, उस समय चलना होगा जब धरती पर दिमाग रहित जीव राज करते थे। ये कोई राजनीतिक बात नहीं है, ये शुद्ध जीव विज्ञान है। उस समय समुद्र में एक छोटा सा जीव रहता था जिसका नाम था एम्फिओक्सस। अगर आप उसे देखते तो शायद उसे एक छोटा सा कीड़ा समझते। ये करीब 2 इंच लंबा, बिना आंख नाक कान का, महज एक पेड़ वाला प्राणी था। यह समुद्र की तली में घास के एक पत्ते की तरह खड़ा रहता और जो भी छोटे मोटे जीव उसके मुंह में आ जाते उन्हें खा जाता। उसका तंत्रिका तंत्र बेहद साधारण था, महज कोशिकाओं का एक छोटा सा समूह जिसे दिमाग कहना भी मुश्किल था। उसे दिमाग की जरूरत ही नहीं थी। उसकी संवेदन कोशिकाएं सीधे उसकी गति कोशिकाओं से जुड़ी थीं, इसलिए वह बिना किसी प्रक्रिया के अपनी दुनिया में प्रतिक्रिया कर लेता था। आप उसे देखें तो समझ सकते हैं कि आपका अपना एक प्राचीन पूर्वज कैसा रहा होगा। वह आपका दूर का चचेरा भाई था। फिर कैम्ब्रियन काल आया। ये वह समय था जब इस दुनिया में शिकार की शुरुआत हुई। कोई जीव दूसरे जीव को जानबूझकर खाने लगा। अब सिर्फ खाना ही नहीं, बल्कि खाए जाने का डर भी पैदा हो गया। ये खेल शुरू हुआ शिकारी और शिकार का। इस खेल ने धरती को एक प्रतिस्पर्धी और खतरनाक जग बना दिया। अब जीवों को अपने आसपास की दुनिया को बेहतर समझने की जरूरत पड़ी। उनकी इंद्रियां विकसित होने लगी। अब वो सिर्फ उजाला और अंधेरा ही नहीं देख सकते थे, बल्कि वास्तव में देख सकते थे। उनमें स्पर्श की नई क्षमताएं आ गईं। उनके शरीर बड़े और जटिल होने लगे। इन सबके साथ एक और बड़ा बदलाव आया, गति। एम्फिओक्सस बस इधर उधर हिल सकता था, लेकिन अब जीव तेजी से मुड़ना, दौड़ना, गोता लगाना सीख रहे थे। और इस पूरे खेल में सबसे अहम चीज बन गई ऊर्जा। शिकार के पीछे भागना हो या किसी खतरे से भागना, हर क्रिया में ऊर्जा खर्च होती थी और यह ऊर्जा सीमित थी। जीवों को यह सीखना पड़ा कि इस ऊर्जा को कैसे बचाया जाए और कब खर्च किया जाए, यानी उन्हें अपने शरीर का बजट बनाना पड़ा। सोचिए, एक छोटे से जीव के सामने एक बड़ा शिकारी है। अब वो क्या करे? क्या वो तब तक इंतजार करे जब तक शिकारी हमला ना कर दे और फिर प्रतिक्रिया करे, या फिर वो पहले से ही अंदाजा लगा ले कि हमला होने वाला है और अपने शरीर को भागने के लिए तैयार कर ले? जाहिर है, पहले से अंदाजा लगाकर तैयार होने वाला जीव जीतता था। इसी अंदाजा लगाने की क्षमता को वैज्ञानिक एलास्टेसिस कहते हैं, यानी शरीर की जरूरतों का पहले से अंदाजा लगाकर उनके लिए तैयारी करना। और यही वह क्षमता थी जिसने धीरे धीरे एक दिमाग की मांग पैदा की। शरीर बड़ा और जटिल होता गया। उसे चलाने के लिए सिर्फ कोशिकाओं का एक ढेर काफी नहीं था, एक कमांड सेंटर चाहिए था, एक दिमाग। तो ये थी आधी सीख। आपका दिमाग सोचने के लिए नहीं बना है। उसका सबसे बड़ा काम है आपके शरीर का बजट चलाना। आपके शरीर के अंदर पानी, नमक, ग्लूकोज, हार्मोन, ये सब आपके दिमाग के हिसाब किताब पर चलते हैं। वो लगातार यह अनुमान लगाता है कि आपको अगले पल कितनी ऊर्जा चाहिए और उसी हिसाब से तैयारी करता है। आपकी हर भावना, हर सोच, हर सपना, ये सब आपके दिमाग के इसी मिशन के उपोत्पाद है। ये कहानी अब आगे बढ़ती है और साथ और सीखों के साथ आप जानेंगे कि आपके सिर के अंदर का ये 3 पाउंड का गोला आखिर कैसे काम करता है। पहली सीख बहुत बड़ा झटका देती है। हम सब ये मानते आए हैं कि हमारे दिमाग में 3 परतें हैं। सबसे नीचे है रेप्टाइलियन ब्रेन, यानी छिपकली वाला दिमाग, जो हमारी मूल प्रवृत्तियों, भूख, सेक्स, लड़ाई को नियंत्रित करता है। उसके ऊपर है लिम्बिक सिस्टम, जो हमारी भावनाओं का घर है। और सबसे ऊपर है नियोकॉर्टेक्स, जो हमें तर्कशील बनाता है। ये कहानी प्लेटो से शुरू होती है, जिन्होंने कहा था कि हमारे अंदर 3 ताकतें लगातार लड़ती रहती हैं: वृत्ति, भावना और तर्क। और तर्क ही वो सवार है जो इन दोनों जानवरों को काबू में रखता है। ये कहानी इतनी खूबसूरत और इतनी सच्ची लगती है कि हम सब ने इसे बिना सोचे समझे मान लिया। हम सब ने महसूस किया है कि हमारे अंदर कोई लड़ाई चल रही है। जैसे केक का एक टुकड़ा देखकर हमारी इच्छा उसे खाने को कहती है, लेकिन हमारी तर्कशीलता उसे रोक लेती है। लेकिन ये पूरी कहानी गलत है। ये विज्ञान के इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे व्यापक गलतियों में से एक है। आपके दिमाग में कोई छिपकली नहीं है, न ही कोई अलग भावनात्मक दिमाग और न ही कोई अलग तर्कशील दिमाग। ये सब पॉल मैकलिन नाम के एक वैज्ञानिक ने 60 के दशक में माइक्रोस्कोप से मरे हुए दिमागों को देखकर बना लिया था। लेकिन आज हम जानते हैं कि दिमाग बढ़ता है तो परतें नहीं जुड़ती, बल्कि वह खुद को पुनर्गठित करता है। जब हम चूहे और इंसान के दिमाग की तुलना करते हैं तो हमें लगता है कि इंसान के पास 4 क्षेत्र हैं, जहां चूहे के पास सिर्फ एक है। लेकिन जब हम उनके जीन देखते हैं तो पता चलता है कि वे सभी एक ही हैं। बस इंसानों में वह एक क्षेत्र बढ़ते बढ़ते 4 हो गया। हमारा दिमाग किसी नई चीज से नहीं बना है। हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स वही हैं जो चूहे, छिपकली, यहाँ तक कि एक लैम्प्रे मछली में भी पाए जाते हैं।
फर्क सिर्फ इतना है कि इंसानों में विकास की एक प्रक्रिया थोड़ी देर तक चलती है, जिससे कॉर्टेक्स बड़ा हो जाता है। लेकिन बड़ा होने का मतलब तर्कशील नहीं है। अगर तर्कशीलता का पैमाना दिमाग का आकार होता तो हमारे सबसे बड़े दार्शनिक हाथी और व्हेल होते। तो आपके पास 3 दिमाग नहीं है, आपके पास एक दिमाग है, और वो दिमाग एक नेटवर्क है। दूसरी सीख यही है, ये कोई रूपक नहीं है। आपके दिमाग में 128 अरब न्यूरॉन्स हैं। हर न्यूरॉन एक छोटे से पेड़ की तरह है, जिसकी डालियां डेंड्राइट्स दूसरे न्यूरॉन से संकेत लेती हैं, और उसकी जड़ें एक्सॉन दूसरे न्यूरॉन्स को संकेत भेजती हैं। ये न्यूरॉन्स आपस में सैकड़ों ट्रिलियन कनेक्शन बनाते हैं। ये एक ऐसा नेटवर्क है जो कभी रुकता नहीं, ये लगातार बातें करता रहता है, और आपके मरने के बाद ही ये बातचीत रुकती है। ये नेटवर्क एयरपोर्ट की तरह है। कुछ न्यूरॉन्स छोटे शहर के एयरपोर्ट की तरह होते हैं, जो सिर्फ आसपास के लोगों से जुड़े होते हैं, और कुछ न्यूरॉन्स बड़े हब की तरह होते हैं, जैसे न्यूयॉर्क या लंदन का एयरपोर्ट। ये हब पूरे दिमाग में लंबी लंबी कनेक्शन बनाते हैं और पूरे सिस्टम को कुशलता से चलाते हैं। ये हब इतने ज़रूरी होते हैं कि अगर इनमें से कोई एक क्षतिग्रस्त हो जाए तो इसका असर पूरे दिमाग पर पड़ता है। डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, डिमेंशिया, ये सब हब के क्षतिग्रस्त होने से जुड़े हैं। लेकिन ये नेटवर्क स्थिर नहीं है, ये लगातार बदलता रहता है। न्यूरॉन्स एक दूसरे से बात करते हैं तो केमिकल छोड़ते हैं, ग्लूटामेट, सेरोटोनिन, डोपामिन। ये केमिकल नेटवर्क की गति को तेज या धीमा कर देते हैं, और धीरे धीरे जब न्यूरॉन्स एक साथ बार बार जलते हैं तो उनके बीच के कनेक्शन मजबूत हो जाते हैं, और जो कनेक्शन इस्तेमाल नहीं होते वे कमजोर पड़कर खत्म हो जाते हैं। यही है प्लास्टिसिटी, यही है आपके दिमाग का लगातार बदलते रहने का राज। और इस नेटवर्क की सबसे बड़ी खूबी है इसकी जटिलता। ये जटिलता ही है जो आपको अमूर्त सोचने, भाषा बोलने, भविष्य की कल्पना करने और पुल, हवाई जहाज, रोबोट बनाने की क्षमता देती है। अब ये कहानी आपको ले जाती है एक नवजात शिशु के दिमाग में। तीसरी सीख ये है कि छोटे दिमाग खुद को अपनी दुनिया से जोड़ लेते हैं। एक नवजात शिशु का दिमाग अधूरा होता है। उसके पास दुनिया से जुड़ने के लिए करीब 100 अरब न्यूरॉन्स तो होते हैं, लेकिन उनके बीच के कनेक्शन बेहद कम थे। बच्चा जन्म लेता है तो उसकी आंखें होती हैं, लेकिन वो देख नहीं पाता। उसके कान होते हैं, लेकिन वो सुन नहीं पाता। उसके अंदर मौजूद न्यूरॉन्स डालियों की तरह फैल रहे होते हैं, लेकिन उन डालियों को सही दिशा मिलनी बाकी होती है। और ये दिशा मिलती है उस दुनिया से, उसके माता पिता से, उसके देखभाल करने वालों से। जब आप किसी नवजात बच्ची को गोद में लेते हैं तो आप अपना चेहरा उसके सामने बिल्कुल सही दूरी पर रखते हैं, और उसका दिमाग चेहरे पहचानना सीखता है। जब आप उसे डिब्बे और इमारतें दिखाते हैं तो उसका दिमाग कोनों और किनारों को पहचानना सीखता है। जब आप उससे बात करते हैं, उसकी आंखों में देखते हैं, उसे गोद में लेते हैं, तो आप उसके दिमाग की वायरिंग कर रहे होते हैं। ये दो प्रक्रियाओं से होता है, ट्यूनिंग और प्रूनिंग। ट्यूनिंग का मतलब है कि जिन न्यूरॉन्स के बीच बार बार संकेत जाते हैं उनके बीच के कनेक्शन मजबूत हो जाते हैं। प्रूनिंग का मतलब है कि जो कनेक्शन इस्तेमाल नहीं होते वे कमजोर पड़कर खत्म हो जाते हैं। जब एक बच्चा बार बार अपनी माँ की आवाज़ सुनता है तो उसकी भाषा सुनने वाले न्यूरॉन्स ट्यून हो जाते हैं, और जो आवाज़ें वह नहीं सुनता उनसे जुड़े कनेक्शन प्रून हो जाते हैं। यही कारण है कि बच्चे आसानी से कोई भी भाषा सीख लेते हैं, और बड़े होने पर उन्हें नई भाषा सीखने में परेशानी होती है। यह प्रक्रिया चेहरे पहचानने के लिए भी होती है। अगर बचपन में आप केवल एक जाति के लोगों के बीच पले बढ़े तो आपका दिमाग उन चेहरों को पहचानने में माहिर हो जाता है, लेकिन दूसरी जाति के चेहरों को पहचानने में उसे दिक्कत हो सकती है। लेकिन यह वायरिंग सिर्फ भाषा और चेहरों के लिए नहीं है, ये शरीर के बजट के लिए भी है। एक बच्चा अपना बजट खुद नहीं चला सकता, वह खुद खाना नहीं ला सकता, खुद नहीं सो सकता, खुद गर्म नहीं रह सकता। ये काम करते हैं उसके देखभाल करने वाले। वे उसे खिलाते हैं, सुलाते हैं, लपेटते हैं, और धीरे धीरे बच्चे का दिमाग ये सीख जाता है। वह खुद सो जाता है, खुद केले का टुकड़ा मुंह में डाल लेता है, और अगर देखभाल करने वाले उसकी ज़रूरतों का ध्यान नहीं रखते तो उसका दिमाग कभी ये सीख ही नहीं पाता। रोमानिया के अनाथालयों की दुखद कहानी इसका सबूत है। जब 60 के दशक में रोमानिया के तानाशाह ने गर्भपात पर रोक लगा दी तो लाखों बच्चे पैदा हुए जिन्हें परिवार नहीं रख सकते थे। उनमें से हजारों बच्चे अनाथालयों में भर दिए गए। वहां उन्हें सिर्फ खाना मिलता था, पानी मिलता था, कोई उनसे बात नहीं करता था, कोई उन्हें गोद नहीं लेता था, कोई उनसे आंखें नहीं मिलाता था। उनके दिमाग ने यह सीखा कि दुनिया एक सुरक्षित जगह नहीं है, कि कोई उनका बजट नहीं देखने वाला। उनके दिमाग सिकुड़ गए, उनकी बुद्धि कमजोर हो गई। उन्हें भाषा सीखने में दिक्कत हुई, ध्यान लगाने में दिक्कत हुई, अपने आप पर नियंत्रण रखने में दिक्कत हुई। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उनके छोटे दिमागों को खुद को दुनिया से जोड़ने के लिए ज़रूरी सामाजिक इनपुट नहीं मिला। चौथी सीख सबसे हैरान करने वाली है। आपका दिमाग लगभग वह सब कुछ पहले से अनुमानित कर लेता है जो आप करते हैं। ये कहानी है एक सैनिक की जो 70 के दशक में रोडेशिया की सेना में था। वो जंगल में था अपनी टुकड़ी के साथ। अचानक उसने सामने हलचल देखी।
उसने देखा लंबी लंबी कतार में गुरिल्ला सैनिक खड़े थे, कैमफ्लाज पहने, हाथ में मशीन गने लिए। उसने तुरंत अपनी राइफल उठाई, सुरक्षा हटाई और निशाना साधा। तभी उसके पीछे से एक साथी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। गोली मत चलाना, उसने कहा। वह तो सिर्फ एक लड़का है। सैनिक ने फिर से देखा, और अब उसने जो देखा वह देखकर वह हैरान रह गया। गुरिल्ला सैनिक नहीं थे, एक 10 साल का लड़का गायों का झुंड ले जा रहा था। और वह मशीन गन, वह सिर्फ एक लकड़ी थी। सैनिक का दिमाग खराब नहीं था, वो बिल्कुल सही काम कर रहा था। आपका दिमाग आपकी खोपड़ी के अंदर एक अंधेरे, खामोश डिब्बे में बंद है। उसे दुनिया से कोई सीधा संपर्क नहीं है। उसके पास सिर्फ आपकी इंद्रियों के जरिए आने वाला डेटा है। प्रकाश की तरंगे, हवा के दबाव में बदलाव, रसायनों के नमूने। ये डेटा अधूरा है, अस्पष्ट है, और इसका कोई अर्थ नहीं है। आपका दिमाग इस अर्थहीन डेटा को लेकर यह तय करता है कि उसे क्या करना है। वो ये कैसे करता है? यादों के सहारे। वह आपके पूरे जीवन के अनुभवों को झटके में खंगालता है, बिट्स और पीस में बंटता है, और उनसे एक अर्थ करता है। उसका सवाल होता है, पिछली बार जब मैं ऐसी स्थिति में था, जब मेरा शरीर ऐसी स्थिति में था, तो मैंने क्या किया था? मैंने क्या देखा था? मैंने क्या महसूस किया था? और उसका जवाब बन जाता है आपकी वास्तविकता। सैनिक के दिमाग ने पूछा, मैं जंगल में हूँ, राइफल पकड़े हुए हूँ, मेरा दिल तेज धड़क रहा है, सामने कुछ हलचल है। ऐसे में मैं क्या देखने वाला हूँ? और जवाब था गुरिल्ला सैनिक। उसका दिमाग गलत था, लेकिन वो उस वक्त सही काम कर रहा था। वो उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। वैज्ञानिक इसे नियंत्रित मतिभ्रम कहते हैं। आपकी दिनचर्या की हर अनुभूति एक सावधानीपूर्वक नियंत्रित मतिभ्रम है, जिसे आपका दिमाग दुनिया और आपके शरीर से मिले डेटा से करता है। जब आप प्यासे होते हैं और पानी पीते हैं, तो कुछ ही सेकंड में आपकी प्यास बुझ जाती है, लेकिन पानी को आपके खून में पहुंचने में 20 मिनट लगते हैं। तो प्यास कैसे बुझी? आपके दिमाग ने पानी पीने की क्रिया का अनुमान लगाया, और उसी अनुमान ने आपकी प्यास बुझा दी। यही है प्रेडिक्शन। यही है आपके दिमाग का सबसे बड़ा काम। वो लगातार अनुमान लगाता है, और उन्हीं अनुमानों से आपकी वास्तविकता बनती है। अब सवाल उठता है, अगर आपके काम आपके अनुमानों से चलते हैं, तो क्या आपके पास वास्तव में कोई स्वतंत्र इच्छा है? जवाब है, आप शायद पल में अपनी हरकत नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपने अनुमानों को बदल सकते हैं। जो आप आज सीखते हैं, वो कल आपके दिमाग के अनुमानों को बीचता है। यही आपकी जिम्मेदारी है। पांचवी सीख हमें बताती है कि आपका दिमाग चुपके से दूसरे दिमागों के साथ काम करता है। हम इंसान एक सामाजिक प्रजाति हैं। हम समूहों में रहते हैं, एक दूसरे की देखभाल करते हैं, सभ्यताएं बनाते हैं। लेकिन ये सिर्फ भावनात्मक बात नहीं है, ये जैविक है। हम एक दूसरे के शरीर के बजट को नियंत्रित करते हैं। जब आप किसी प्रियजन के साथ होते हैं, तो आपकी सांसें एक साथ चलने लगती हैं। आपके दिल की धड़कनें एक साथ हो जाती हैं। जब आप किसी पे भरोसा करते हैं, तो आपका बजट कम खर्च होता है। जब आप अकेले होते हैं, तो आपका दिमाग अपना बजट खुद चलाने का अतिरिक्त बोझ उठाता है। यही कारण है कि अकेलापन जानलेवा हो सकता है, और घनिष्ठ संबंध आपको लंबी जिंदगी देते हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हम एक दूसरे को शब्दों से नियंत्रित करते हैं। आई लव यू कहना सिर्फ एक भावना नहीं है, ये एक शारीरिक क्रिया है। जब मैं अमेरिका से बेल्जियम में अपने दोस्त को ये शब्द टेक्स्ट करता हूँ, तो उसकी हृदय गति बदल जाती है, उसकी सांसें बदल जाती हैं, उसका मेटाबॉलिज्म बदल जाता है। और अगर कोई आपको लगातार अपशब्द कहे, आपका मजाक उड़ाए, आपको धमकाए, तो धीरे धीरे आपका दिमाग क्षतिग्रस्त हो सकता है, आपका शरीर बीमार पड़ सकता है। शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, वे आपके तंत्रिका तंत्र पर असर करते हैं। ये हम इंसानों की दुविधा है। हमारे तंत्रिका तंत्र के लिए सबसे अच्छी चीज़ दूसरा इंसान है, और सबसे बुरी चीज़ भी दूसरा इंसान है। यही कारण है कि आज़ादी और जिम्मेदारी का यह संतुलन इतना ज़रूरी है। छठी सीख हमें बताती है कि दिमाग कई तरह के मन बनाते हैं। बाली द्वीप के लोग जब डरते हैं तो सो जाते हैं। आप शायद सोचें कि यह अजीब है। आप डरते हैं तो आपकी आंखें फैल जाती हैं, आप चीखते हैं, आप भागते हैं। लेकिन बाली के लोग सो जाते हैं। उनके मन का डर अनुभव करने का तरीका ही अलग है। फिलीपींस के इलोंगोट लोग सोच और भावना के बीच फर्क नहीं करते। उनके लिए ये एक ही अनुभव है। नामीबिया के हिम्बा लोग दूसरे के मन की बात नहीं सोचते, वे सिर्फ उनके व्यवहार को देखते हैं। अगर कोई हिम्बा आप पर मुस्कुराता है, तो उसका दिमाग ये नहीं सोचता कि आप खुश हैं, बल्कि वह सिर्फ अनुमान लगाता है कि वह आपको मोरो नमस्ते कहेगा। ग्रेटा थुनबर्ग का मन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर है, और वह इसे अपनी सुपर पावर कहती है। हिल्डेगार्ड ऑफ बिंगियन, 12वीं सदी की एक नन, को उसके दर्शन और आवाज़ें भगवान से आती मानी जाती थीं। आज अगर कोई ऐसा करे, तो उसे सिजोफ्रेनिया कहा जा सकता है। ये सब बताता है कि कोई एक मानव स्वभाव नहीं है। मन एक लेन देन है, आपके दिमाग, आपके शरीर और दूसरे दिमाग शरीरों के बीच। हर संस्कृति, हर परिवेश, हर अनुभव एक अलग तरह का मन करता है, और यह विविधता ही हमारी प्रजाति को जीवित रखती है। अगर सभी इंसानों का मन एक जैसा होता, तो कोई बड़ी आपदा आने पर हम सब मिट जाते। सातवीं और आखिरी सीख सबसे गहरी है। हमारे दिमाग वास्तविकता रच सकते हैं।
आपकी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा एक बनाई हुई दुनिया में गुजरता है। आप जिस शहर में रहते हैं उसकी सीमाएं लोगों ने बनाई हैं। आपका पता उन अक्षरों से लिखा है जो लोगों ने गढ़े हैं। इस किताब का हर शब्द उन गढ़े हुए चिन्हों से बना है। आप जिस चीज को पैसा कहते हैं वो कागज, धातु और प्लास्टिक के टुकड़े हैं जिन पर लोगों ने सहमति जताई है। कभी कभी ये पैसा अदृश्य होता है, कंप्यूटर सर्वरों के बीच बहती तरंगों में। आप इस बनाई हुई दुनिया में हर रोज सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। ये आपके लिए असल है जितना असल है आपका अपना नाम, जो भी लोगों ने बनाया था। हम सब सामाजिक वास्तविकता की दुनिया में रहते हैं। भौतिक दुनिया में पत्थर, पेड़, रेगिस्तान, महासागर हैं। सामाजिक वास्तविकता तब बनती है जब हम इन भौतिक चीजों पर नए अर्थ थोपते हैं। सामूहिक रूप से हम तय करते हैं कि धरती का एक टुकड़ा देश है और एक इंसान उसका नेता है। 1776 में 13 ब्रिटिश उपनिवेश गायब हो गए और उनकी जगह संयुक्त राज्य अमेरिका गया। यह सिर्फ लोगों के सोचने का तरीका बदलने से हुआ। ये सामाजिक वास्तविकता कितनी शक्तिशाली है ये मध्य पूर्व से पता चलता है, जहां लोग इस बात पर लड़ते और मरते हैं कि जमीन का एक टुकड़ा इजराइल है या फिलिस्तीन। हम इंसान ये सामाजिक वास्तविकता इसलिए बना सकते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में 5 खास क्षमताएं हैं। पहली है रचनात्मकता। वही रचनात्मकता जो हमें कला और संगीत बनाने देती है, वो हम जमीन पर एक लकीर खींचकर उसे सीमा कहने देती है। दूसरी है संचार। हम अपने विचारों को दूसरे दिमागों तक पहुंचा सकते हैं, खासकर भाषा के जरिए। तीसरी है नकल। हम एक दूसरे से सीखते हैं, नियम और रीति रिवाज बनाते हैं और उन्हें अपने बच्चों को सिखाते हैं। चौथी है सहयोग। आप रसोई में जाकर बीन्स का एक डिब्बा खोलते हैं तो यह सिर्फ आपका काम नहीं है। हजारों मील दूर किसी और ने उन बीन्स को बोया, सींचा, काटा। किसी और ने डिब्बे के लिए धातु निकाली, उसे ढाला, छापा। किसी और ने उसे ट्रक में लादा, दुकान तक पहुंचाया। ये सब सहयोग से संभव हुआ। लेकिन सबसे अहम है पांचवी क्षमता, संपीड़न। आपके दिमाग में छोटे छोटे न्यूरॉन्स होते हैं जो आपकी इंद्रियों से डेटा लेते हैं। वे ये डेटा बड़े न्यूरॉन्स को देते हैं जो उसे सार संक्षेप में बदल देते हैं। ये बड़े न्यूरॉन्स और भी बड़े न्यूरॉन्स को डेटा देते हैं जो उसे और संक्षिप्त कर देते हैं। यह सिलसिला आपके दिमाग के सबसे आगे तक चलता है, जहां सबसे बड़े, सबसे ज्यादा जुड़े हुए न्यूरॉन्स सबसे सामान्य, सबसे संक्षिप्त सार बनाते हैं। ये संपीड़न ही आपको अमूर्त सोचने की क्षमता देता है। ये आपको ये समझने देता है कि शराब की बोतल, फूलों का गुलदस्ता और सोने की घड़ी, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन इनका एक ही काम हो सकता है, उपलब्धि का जश्न मनाने वाला उपहार। ये संपीड़न ही आपको भाषा सीखने देता है, क्योंकि आप ध्वनियों को शब्दों में और शब्दों को विचारों में बदल सकते हैं। और जब आप ये विचार दूसरों से साझा करते हैं तो वे सामाजिक वास्तविकता बन जाते हैं। हमारी सामाजिक दुनिया एक ऐसा बफर है जो हमने भौतिक दुनिया के इर्द गिर्द बनाया है। लेखिका लिंडा बैरी ने खूब कहा है, हम कल्पना की दुनिया इसलिए नहीं बनाते कि वास्तविकता से भाग सकें, हम उसे इसलिए बनाते हैं कि उसमें टिक सकें। लेकिन सामाजिक वास्तविकता का एक बड़ा खतरा यह है कि हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हमने इसे खुद बनाया है। हम अपने बनाए ढांचों को प्रकृति का नियम समझ लेते हैं। जाति की अवधारणा देखिए। त्वचा का रंग एक सतत श्रृंखला है। एक रंग से दूसरे रंग के बीच की सीमाएं हमने खुद खींची हैं। हमने तय किया कि इस रंग के लोग हम हैं और उस रंग के लोग वे हैं। ये सीमाएं यूं ही नहीं बनी, लेकिन ये जीव विज्ञान से तय नहीं है। फिर भी हम उन्हें असल मानते हैं, उनके हिसाब से लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, उनके हिसाब से कानून बनाते हैं। हम हर दिन इस सामाजिक वास्तविकता को मजबूत करते हैं। जब हम हीरे को कीमती मानते हैं, जब हम किसी सेलिब्रिटी को पूछते हैं, जब हम चुनाव में वोट करते हैं, तो हम ये सब कर रहे होते हैं। और कभी कभी ये सामाजिक वास्तविकता तबाही मचा देती है। जैसे जब यूगोस्लाविया टूटा तो सालों युद्ध और नरसंहार हुआ। जैसे जब 2007 में कुछ सूट पहने लोगों ने तय किया कि कुछ मॉर्गेज की कीमत गिर गई है, तो वे सच में गिर गई और पूरी दुनिया संकट में डूब गई। हमारे दिमाग की ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये कहानी हर पल चलती रहती है। एक समय था जब हम समुद्र में तैरते हुए एक छोटे से पेट और छड़ी जैसे जी थे। धीरे धीरे हम बड़े हुए। हमने संवेदनाएं विकसित की, हमने शरीर के अंग विकसित किए, हमने एक दिमाग विकसित किया जो हमारे शरीर का बजट चलाता है। हमने समूहों में रहना सीखा, हम पानी से बाहर निकले, जमीन पर आए और विकास के इस लंबे उलझे हुए अनगिनत प्राणियों की मौतों से भरे सफर में हम एक ऐसे दिमाग तक पहुंचे जो खुद को गलत समझता है। एक दिमाग जो इतनी समृद्ध मानसिक दुनिया बनाता है कि हमें लगता है भावना और तर्क हमारे अंदर लड़ रहे हैं। एक दिमाग इतना जटिल कि हम उसके लिए रूपक गढ़ते हैं और फिर उन्हीं रूपकों को ज्ञान समझ बैठते हैं। एक दिमाग इतना कुशल कि खुद को फिर से जोड़ लेता है और हम सोचते हैं कि हम सब कुछ लेकर पैदा हुए हैं, जबकि हम सब कुछ सीखते हैं। एक दिमाग इतना प्रभावी कि मतिभ्रम करता है और हम सोचते हैं कि हम दुनिया को ज्यों का त्यों देख रहे हैं। एक दिमाग जो दूसरे दिमागों को चुपके से नियंत्रित करता है और हम सोचते हैं कि हम एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। एक दिमाग जो इतने तरह के मन बनाता है कि हम मान लेते हैं कि इन सब की व्याख्या करने के लिए एक ही मानव स्वभाव होगा।
एक दिमाग जो अपनी ही बनाई हुई चीज़ों पर इतना विश्वास कर लेता है कि वह सामाजिक वास्तविकता को प्राकृतिक दुनिया समझ बैठता है। हमारा दिमाग पशु जगत में सबसे बड़ा नहीं है, न ही किसी मायने में सबसे बेहतर है, लेकिन यह हमारा है। यह हमारी ताकत का स्रोत है, हमारी कमजोरियों का स्रोत है। यह हमें सभ्यताएं बनाने की क्षमता देता है और एक दूसरे को ढहाने की भी। यह हमें बस अपूर्ण रूप से शानदार ढंग से इंसान बनाता है, और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी किताबें दिल ही नहीं, रूह तक उतर जाती हैं। धन्यवाद।